नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक एवं वृहत्तर भारत। इसके जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आज हम पढ़ेंगे और रीट वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पार्ट माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हर्ष के समय कन्नौज पर किसका शासन था? जो हर्ष था, वर्धन वंश के राजा थे हर्ष। उनके समय कन्नौज पर किसका शासन था? मोखरी वंश का। तो याद रखना आपको। देखिए, हर्ष का जो शासन काल माना जाता है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना जाता है। याद रखना। तो हर्ष के समय कन्नौज पर कौन से वंश का शासन था? मोखरी वंश का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। देखिए दोस्तों, पुष्यभूति ने इस पुष्यभूति वंश की या इसी का दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश। इस वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। और दोस्तों, एक और बात याद रखनी है आपको। इस वंश का एक और राजा हुआ था महान, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन नाम का एक शासक हुआ था, प्रभाकर वर्धन, जो कि वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का ही शासक था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हर्षवर्धन की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? जो हर्षवर्धन थे उनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो हर्षचरित और कादम्बरी। ये याद रखना है दोस्तों, हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा रचित हैं? बाण भट्ट के द्वारा। इनकी रचना किसने की थी? हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। और हर्ष के समय जो विदेशी यात्री, चीनी यात्री आया था, हेनसांग, क्या नाम था? हेनसांग। उनकी रचना मिलती है हमें सीयू की। इन सभी से हमें हर्षवर्धन के शासन की जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एहोल अभिलेख किसके समय का है? जो एहोल अभिलेख है वो कौन से शासक के समय का है? पुलकेशियन द्वितीय के समय का। अब याद रखना आपको, पुलकेशियन द्वितीय कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशियन द्वितीय। और ये भी याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? वो रचयिता था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने रचा था एहोल अभिलेख। और ये रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलकेशियन द्वितीय का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ था? हर्ष का राज्याभिषेक हुआ था 606 ईस्वी में। और 606 से 647 तक हर्ष का शासनकाल माना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हर्ष को हराने वाला शासक कौन था? हर्ष को हराने वाले शासक का क्या नाम था? पुलकेशियन द्वितीय। और याद रखना दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे पर दोनों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। और इस पुलकेशियन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। याद रखना आपको, हर्ष को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हर्षकालीन प्रांतों को क्या कहा जाता था? जो हर्ष के समय प्रांत या राज्य होते थे उनको क्या संज्ञा दी गई थी? भुक्ति या प्रदेश। राज्यों को या प्रांतों को भुक्ति या प्रदेश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हर्षकालीन 3 कर कौन से थे? हर्ष के समय जो 3 कर थे या टैक्स बोल सकते हैं हम, वो कौन कौन से थे? भाग, बलि और हिरण्य। अब याद रखना है दोस्तों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जो भाग कर था वो क्या था? भूम जो कृषि पर या भूमि कर लिया जाता था उसको भाग बोलते थे। बलि जो था वो धार्मिक कर था। और जो हिरण्य था वो नगद कर था। याद रखना है, भाग भूमि कर, बलि धार्मिक कर और जो हिरण्य था वो नकद कर था। ये 3 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे हर्ष के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में एक उत्सव आयोजित करता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे दोस्तों महामोक्ष परिषद कहा जाता था। याद रखना है कि हर 5वें वर्ष, कितने वर्ष से आयोजित होता था? 5 वर्ष से।
और कहाँ आयोजित होता था? प्रयागराज में, या प्रयाग में यहाँ पर आयोजित होता था। और इसको क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद की संज्ञा दी गई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कन्नौज की धर्म सभा कब आयोजित की गई एवं इसका अध्यक्ष कौन था? जो कन्नौज की धर्म सभा थी वो 643 ईस्वी में आयोजित की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? हेनसांग, चीनी यात्री या चीनी विद्वान हेनसांग इसका अध्यक्ष था। और ये कन्नौज की धर्म सभा कब आयोजित की गई थी? 643 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाणभट्ट, दंडी और मयूर जैसे विद्वान किसके दरबार में थे? हर्ष के दरबार में। याद रखना दोस्तों, ये सारे हर्ष के दरबारी कवि थे। कौन कौन से? बाणभट्ट, दंडी और मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे सारे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। हर्ष ने संस्कृत भाषा में किन किन नाटकों की रचना की थी? देखिए दोस्तों, हर्ष खुद भी एक अच्छा लेखक था, तो उसने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। याद रखना दोस्तों, ये तीनों जो नाटक लिखे थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और इनका रचयिता, तीनों का रचयिता कौन था? हर्ष। हर्ष ने लिखे थे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और संस्कृत भाषा में लिखे थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हेनसांग भारत में कब से कब तक रहा? ये दोस्तों, हेनसांग जो चीनी यात्री था, ये भारत में 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि किस विद्वान को दी गई थी? हेनसांग को। देखिए दोस्तों, हेनसांग जो था, इसको यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि दी गई थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शाक्य मुनि की उपाधि, वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया था? हेनसांग को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का। कौन सा वंश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था? कौन सा वंश था उसको दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता था? तो वो था दोस्तों वाकाटक वंश। वाकाटक वंश था, वो उसको दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? जो चालुक्य वंश था उसकी 3 शाखाएं मिलती हैं हमें दोस्तों। एक तो कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। ये 3 शाखाएं थी चालुक्य वंश की। और याद रखना है, वातापी को बादामी भी कहा जाता है। जो वातापी था उसको बादामी भी कहा जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय जो था, जिसने हर्ष को हराया था, वो इस वातापी का या बादामी का ही चालुक्य शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रसिद्ध कवि बिल्हण किसके दरबार में थे? जो प्रसिद्ध कवि थे बिल्हण, वो किसके दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे बिल्हण। याद रखना है, बिल्हण जो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे। और बिल्हण की एक रचना मिलती है दोस्तों हमें, उस रचना का याद आपको रखना है। नाम क्या है? विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित, इसकी रचना किसने की थी? बिल्हण ने की थी। और विक्रमादित्य जो षष्ठ था उसका दरबारी कवि था बिल्हण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने। जो वातापी, या जिसका दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? बादामी, इसके चालुक्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, जो पल्लव वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? बप्पा देव ने। और देखिए दोस्तों, जो पल्लव वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। और पल्लव वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था उसका नाम था बप्पा देव। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, चोल वंश जो कि दक्षिण का एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने।
कब की थी? 850 ईस्वी में। और जो चोल वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी उस समय? तंजौर। तंजौर जो राजधानी थी वो चोल वंश की थी। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, चोल वंश के समय जो एक महत्वपूर्ण मंदिर था, राजराजेश्वर मंदिर, उसका भी निर्माण हुआ था, राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। तमिल रामायण का लेखक कौन था? जो तमिल रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कंबन के द्वारा। तमिल रामायण का लेखक कौन था? कंबन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजौर नाम की जगह थी, चोल वंश की जो राजधानी थी, वहाँ पर प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राजराज प्रथम ने। याद रखना है, राजराजेश्वर मंदिर, इसका जो निर्माता था वो कौन था? राजराज प्रथम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो खजुराहो था उसके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने करवाया था। जो चंदेल वंश का शासक था यशोवर्मन, उसने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये खजुराहो कहाँ पर है दोस्तों? याद रखना है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वृहत्तर भारत के हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो वृहत्तर भारत से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है? अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंबोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट, जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कौन से देवता से संबंधित है? विष्णु भगवान का जो मंदिर है अंकोर वाट है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कंबोज का शासक था सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? प्रसिद्ध जो बौद्ध स्तूप है बोरोबुदुर स्तूप, वो है दोस्तों कहाँ पर? जावा में। कहाँ पर स्थित है? जावा में स्थित है। और देखिए दोस्तों, जावा के बारे में एक महत्वपूर्ण कहावत ये कही जाती है कि जो जावा में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसा कहा जाता है जावा के बारे में। तो बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर है? जावा में है। और ये स्तूप कौन से धर्म को समर्पित है? बौद्ध धर्म को समर्पित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सा देश सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था? बर्मा। जो बर्मा देश है, या म्यांमार भी जिसको कहा जाता है, इसको क्या संज्ञा दी गई थी? स्वर्णिम भारत के समय सुवर्ण भूमि कहा जाता था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मलाया या सुवर्ण द्वीप में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, मलाया का नाम मिलता है सुवर्ण द्वीप। उसमें हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? शैलेंद्र ने। शैलेंद्र ने मलाया में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आज का। पंच भारत की संज्ञा किनको दी गई थी? जो पंच भारत हैं, पंच भारत की संज्ञा या पंच भारत कौन से भारत के राज्यों को कहा जाता था? तो दोस्तों, पंच भारत जो कहा जाता था वो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 5 क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? पंच भारत की संज्ञा दी गई थी। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनको पंच भारत कहा था। और पंच भारत का स्वामी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पंच भारत का अगर स्वामी पूछे तो वो किसको कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है। और पंच भारत का स्वामी हर्ष को किसने कहा था? ये भी याद रखना है, ये कहा था हेनसांग ने। चीनी यात्री जो था हेनसांग, इसने हर्ष को पंच भारत का स्वामी कहा था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कौन सा ग्रंथ 11वीं शताब्दी का विश्व कोश कहलाता है? कौन सा ग्रंथ है वो 11वीं शताब्दी का विश्व कोश कहलाता है? वो है सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर। इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? 11वीं शताब्दी का विश्व कोश कहा जाता है, कथा सरित सागर। और इसका रचयिता कौन है? सोमदेव। इसका रचयिता है सोमदेव। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं। हर्ष के समय नालंदा के कुलपति कौन थे?
हर्ष के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके कुलपति या जो प्राचार्य थे वो कौन थे दोस्तों? आचार्य सीलभद्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर्षकालीन नालंदा के समय कुलपति कौन थे? आचार्य सीलभद्र। और याद रखना दोस्तों, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका संस्थापक या इसकी स्थापना किसके समय हुई थी? एक गुप्त वंश का शासक था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे ये 600 से 1000 ईस्वी पूर्व के भारत और वृहत्तर भारत से संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट लाए हूँ दोस्तों। और ये सारे जो फैक्ट हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।